गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षण में व्यावसायिक क्षमताओं का विकास। ये हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि जो भूगोल का शिक्षक है उसकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास किस प्रकार हुआ। उसमें हमने देखा कि जो भूगोल के शिक्षक की जो शिक्षा है वह किस प्रकार होनी चाहिए, जिसके अंदर जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा के अंदर, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। जिसके अंदर हमने देखा था जो कार्यक्रम थे वह सेवापूर्ण और सेवारत कार्यक्रम पढ़े थे, जिसमें किस प्रकार से एक छात्र अपनी डिग्री को प्राप्त करता है और शिक्षक बनने से पूर्व किस चीज को हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, और एक शिक्षक बनने के बाद हम कौन से कार्यक्रम में भाग लेते हैं जिससे हमारी रुचि हमारी क्षमताओं का विकास हो सके, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ था और हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कार्य करने की समुचित अवस्थाएं। ये है कार्य करने की असमुचित अवस्थाएं कि एक शिक्षक को कार्य करने की क्या अवस्थाएं होनी चाहिए, वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो। इसके अंतर्गत हम देखें तो शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली भूगोल के विद्यार्थी को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि भूगोल शिक्षकों के सेवा कार्य की स्थिति अच्छी हो। अगर शिक्षण व्यवसाय में हम क्या करेंगे, जो प्रतिभाशाली जो अच्छे भूगोल के विद्यार्थी है उसको आकर्षित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रेन टीचर है उनको हम पढ़ाने के लिए कहेंगे। अगर एक अच्छा शिक्षक उन्हें भूगोल के अंतर्गत वह ज्ञान प्राप्ति करवाता है तो शिक्षक को तो एक छात्र को वह ज्ञान लेने में या उसको अध्ययन करने में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए अगर हम देखें तो हम शिक्षण व्यवसाय में उस शिक्षक को रखेंगे जो ट्रेन होते हैं, जिन्हें अपने विषय का अच्छा ज्ञान होता है, वही अपने ज्ञान को छात्रों सामने बांटते हैं और जो एक छात्र है वो उसको पढ़ने में रुचि रखता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो इनकी अवस्थाएं हैं उसमें पहला पॉइंट है
पढ़ने में रुचि रख पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम साइंस ले लेंगे तो हमें रोजगार पाने के अनेक अवसर हमारे लिए खुल जाते हैं। मैथ लेंगे तो हम इस फील्ड में जा सकते हैं। इसलिए इस भूगोल के अंतर्गत भी रोजगार मिलने की गारंटी होनी चाहिए, जिससे जो छात्र है वह इन भूगोल विषय को पढ़ने में रुचि रख सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है समाज द्वारा भूगोल शिक्षकों को सम्मान देना, कि समाज द्वारा जो भूगोल के शिक्षक हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक शिक्षक साइंस का है या मैथ का है तो उनके बारे में हमारा अलग ही दृष्टिकोण होता है, परंतु अगर एक वो एसएस का टीचर है तो हम उसके लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं। तो जिस प्रकार साइंस और मैथ के अध्यापक को जो सम्मान मिलता है वही सम्मान भूगोल के शिक्षक को भी इसके अंतर्गत मिलना चाहिए, जिससे शिक्षक अपने आप को आत्मगौरवित महसूस कर सके, अपने आप को अच्छा समझ सके, इसलिए इनको सम्मान मिलना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करना, कि भूगोल शिक्षण के लिए सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध करवाना, कि एक जो भूगोल का अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है तो उन्हें उससे अलग उसे अनेक प्रकार की सुविधा उसके लिए होनी चाहिए। जैसे एक शिक्षक है उसको अगर प्रैक्टिकल कार्य करवाने हैं तो उसके लिए प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। वह मॉडल्स बनवाता है तो मॉडल बनाने के लिए हमें पूरी जगह मिलनी चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहा है तो कक्ष में अंधेरा भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह छात्रों के एक शिक्षक के पास होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कार्य करवा रहा है तो प्रैक्टिकल कार्य के लिए सामान भी होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने जिससे वो प्रैक्टिकल कार्य करवा सके, सर्वे कार्य करवा सके। तो इस प्रकार की सुविधाएं एक अध्यापक के पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है भूगोल शिक्षकों को आगे अपनी शिक्षा बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। भूगोल
अपने फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो उसके लिए वो उसको फ्रीडम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है पदोन्नति ये विशेष चेतन का प्रावधान। आगे हम देखें तो पदोन्नति और विशेष चेतन का प्रावधान, जिसमें एक शिक्षक को अपनी पदोन्नति का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे उसका समय समय पद पे उन्नति मिल सके। ऐसा नहीं कि एक शिक्षक 5 या 6 वर्ष से एक ही पद पे हो, उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी नॉलेज के अनुसार, उसकी उपलब्धि के अनुसार उसी पद में उसका विकास होना चाहिए, जिससे वह अपने पद को प्राप्त कर सके। इसका प्रावधान भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो ये था कार्य करने की समुचित अवस्थाएं कि एक अध्यापक अपने कार्य करने की जो अवस्थाएं हैं उसको किस प्रकार चुन सकता है, किस प्रकार वह उस अपने कार्य को करके वह आगे बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था, इसके अंतर्गत जो शिक्षक अपने जॉब पर कार्यरत है उसके अंतर्गत किस प्रकार का प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि अध्यापक को समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह छात्रों के अंतर वो जो शिक्षण करवा रहा है तो उसमें विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न कर सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो अध्यापक जॉब कर रहे होते हैं उन्हें प्रशिक्षण के दौरान समय समय पर जो सेमिनार होते हैं, सेमिनार कार्यशाला जो वर्कशॉप होती है, सम्मेलन, इस प्रकार के जो विद्यालय समय समय सेमिनार कार्यशाला सम्मेलन करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके और पार्टिसिपेट के दौरान वो जो अपने ज्ञान की उसमें वृद्धि कर सके। तो विद्यालय में या महाविद्यालय समय समय पर उन शिक्षक के लिए इस चीज का आयोजन करना चाहिए जिससे एक अध्यापक अपने ज्ञान का वह अधिक विकास सके, अपने विचारों को वह दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके। इसके अंदर आगे हम देखते हैं प्राथमिक ये उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए जिले में दायित्व आरंभ हो गया है। जो शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो शिक्षक है जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए भी क्या कर दिया है, प्रत्येक जिले में डाइट पालन कर दिया
कॉलेज, टीचर, एजुकेशन, एजुकेशनल, प्रत्येक, तीन चार, जिलों में एक खोले, गए हैं। इसके अंदर हम देखें जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्या किया गया है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के प्रति 3-4 जिलों में एक साथ खोले गए हैं, जहाँ पर माध्यमिक स्तर के शिक्षक है वह उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सके, उनको अध्ययन कर सके, उसके लिए ये विद्यालय यहाँ पर खोले गए हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो शिक्षक को अधिक बलवंत बनाने के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी हम कहें तो शिक्षा प्राप्त की जाती है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर तो प्राप्त होते ही है। इसके साथ हम देखें शिक्षा प्राप्त करने के लिए या प्रशिक्षण लेने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सेवा प्रशिक्षण व्यवस्था शिक्षक की इस प्रकार की गई है, जहाँ पर एक शिक्षक अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को अधिक बलवंती बना सकता है और एक छात्र को अपने शिक्षा के द्वारा वह अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। ये था सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था। अब इससे संबंधित आज का आपका व्याख्यान है। सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए कि सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसी सुरक्षित रहने के लिए अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।